नमस्ते। आज हम भारत के एक ऐसे संवैधानिक पिलर को समझने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में शायद हम रोज नहीं सोचते, पर जो देश के संघीय ढांचे और हाँ, अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहद अहम है। वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन। हाँ, बिल्कुल। और इसके लिए ना हमारे पास ये हमें ये समझने में मदद करेगी कि भाई आखिर ये आयोग है क्या और इसकी जरूरत क्यों है। बिल्कुल। तो आज का मिशन यही है कि इस जानकारी के जरिए ये समझें कि वित्त आयोग का काम क्या है, इसे क्यों बनाया गया, ये कैसे काम करता है और सबसे जरूरी, केंद्र और राज्यों के बीच जो पैसे का लेन देन है, जिसे फिस्कल फेडरलिज्म कहते हैं, उसमें इसकी क्या भूमिका है। और ये जानना वाकई दिलचस्प है। ये सिर्फ एक और सरकारी समिति नहीं है, बल्कि हमारे जो संविधान निर्माता थे उनकी सोची समझी व्यवस्था का ये नतीजा है। ये देश की विविधता और जरूरतों के बीच एक तरह से संतुलन बनाने का काम करती है। ज्यादातर जो बड़े और बढ़ने वाले स्रोत हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब केंद्र सरकार को दिए। अच्छा। दूसरी तरफ आम जनता के कल्याण और विकास से जुड़े ज्यादातर खर्चे, जैसे कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कृषि, कानून व्यवस्था, इनकी जिम्मेदारियां राज्यों पर डाल दी गई। ओह, यानी कमाई का बड़ा हिस्सा केंद्र के पास और खर्च की बड़ी जिम्मेदारी राज्यों के पास। इसमें तो फिर असंतुलन होना ही था। बिल्कुल। इसी को वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस या ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन कहते हैं। संविधान निर्माता इस चुनौती को अच्छी तरह समझते थे। उन्हें पता था कि राज्यों के पास अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हमेशा पर्याप्त पैसा नहीं होगा। तो इसी असंतुलन को दूर करने के लिए और केंद्र राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का बंटवारा निष्पक्ष और तर्कसंगत तरीके से हो, इसके लिए एक स्थायी और भरोसेमंद व्यवस्था की जरूरत थी। और वही व्यवस्था है वित्त आयोग। एकदम सही। संविधान का अनुच्छेद 280, उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि राष्ट्रपति हर 5 साल पर या जरूरत पड़ने पर उससे पहले भी एक वित्त आयोग का गठन करेंगे। ये जो 5 साल की अवधि है, ये सुनिश्चित करती है कि बदलते आर्थिक हालात के हिसाब से केंद्र राज्य वित्तीय रिश्तों की नियमित समीक्षा होती रहे। हर 5 साल में समीक्षा, ताकि व्यवस्था प्रासंगिक बनी रहे। लेकिन इसकी प्रकृति कैसी है? ये कोई मंत्रालय जैसा है या कोर्ट जैसा? यहीं पर इसकी खासियत है। संविधान इसे एक अर्ध न्यायिक यानी क्वाजी जुडिशियल निकाय का दर्जा देता है। अर्ध न्यायिक? हाँ, इसका मतलब यह है कि ये कोई अदालत तो नहीं है, लेकिन इसे अपना काम पूरी निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता और एक तरह की न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुए करना होता है। इसकी सिफारिशें राजनीतिक पसंद नापसंद पर नहीं होती, बल्कि व्यापक विचार विमर्श, आंकड़ों के विश्लेषण और केंद्र तथा सभी राज्यों की जरूरतों के आकलन पर आधारित होती हैं। अच्छा, यानी इसकी निष्पक्षता और विशेषज्ञता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, कह सकते हैं। निश्चित रूप से यही अर्धन्यायिक चरित्र इसे वो विश्वसनीयता और सम्मान दिलाता है। ये महज एक कमेटी नहीं, बल्कि भारतीय राजकोषीय संघवाद की वो धुरी है जो ये पक्का करती है कि देश के वित्तीय संसाधनों का बंटवारा न्याय संगत हो, ताकि देश का संतुलित विकास हो सके और सहकारी संघवाद की भावना मजबूत हो। चलिए अब जरा इस संतुलन चक्र की बनावट को समझते हैं। मतलब इस आयोग में कौन लोग होते हैं? क्या कोई भी बन सकता है सदस्य? देखिए, इसकी विश्वसनीयता इसके सदस्यों की योग्यता पर भी तो निर्भर करती है। अनुच्छेद 280 के मुताबिक इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और उनका कार्यकाल भी राष्ट्रपति के आदेश से ही तय होता है। और हाँ, वे दोबारा भी नियुक्त किए जा सकते हैं। लेकिन इनकी योग्यताएं कौन तय करता है? क्या ये भी संविधान में ही लिखा है? यहाँ एक दिलचस्प बात है। संविधान खुद योग्यताएं तय नहीं करता। अनुच्छेद 280 ये शक्ति संसद को देता है कि वो कानून बनाकर इनकी योग्यताएं निर्धारित करे। अच्छा, तो संसद ने जरूर कोई कानून बनाया होगा इस पर? हाँ, बिल्कुल। संसद ने वित्त आयोग प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1951 पारित किया। इसमें अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताएं स्पष्ट की गई हैं। तो क्या योग्यताएं रखी गई हैं? खासकर अध्यक्ष के लिए क्या चाहिए होता है? अध्यक्ष के लिए कहा गया है कि उन्हें सार्वजनिक मामलों का व्यापक अनुभव यानी एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स होना चाहिए। अब ये काफी व्यापक शब्द है, जिसका मतलब है कि कोई वरिष्ठ राजनेता, अनुभवी प्रशासक या समाज में कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति इस पद पर आ सकता है। और बाकी 4 सदस्यों के लिए उनके लिए क्या खास योग्यताएं चाहिए? उन 4 सदस्यों के लिए अलग-अलग क्षेत्रों की विशेषज्ञता जरूरी है। एक सदस्य ऐसा होना चाहिए जो हाई कोर्ट का जज हो या बनने की योग्यता रखता हो, मतलब न्यायिक समझ वाला व्यक्ति। ठीक है। दूसरा सदस्य सरकारी वित्त और लेखा जोखा, गवर्नमेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स का विशेषज्ञ हो। ठीक है। तीसरा सदस्य वित्तीय मामलों और प्रशासन,
फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभवी हो, और चौथा सदस्य अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का विशेष जानकार हो। अरे वाह, यानी इसमें कानूनी, वित्तीय, प्रशासनिक और आर्थिक हर नजरिए से सोचने की क्षमता हो, ये कोशिश की गई है। बिल्कुल, ये विविधता ही सुनिश्चित करती है कि आयोग सभी पहलुओं पर गौर करके अपनी सिफारिशें दे। हालांकि कुछ विशेषज्ञ अब ये भी कहते हैं कि आज के दौर में शायद डेटा साइंस या सार्वजनिक वित्त कानून जैसे नए क्षेत्रों के जानकारों की भी जरूरत पड़ सकती है। ये तो हुई बनावट की बात। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। वित्त आयोग करता क्या है? इसके मुख्य काम क्या है? इसके कामों का जिक्र भी अनुच्छेद 280 में ही है। सबसे बुनियादी काम है केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के बंटवारे पर राष्ट्रपति को सिफारिशें देना। इसे हम कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे ज्यादा चर्चित काम कौन सा है? वो है करों के शुद्ध आगम का वितरण, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस। ये आयोग का कोर फंक्शन है, कह सकते हैं। इसके दो हिस्से हैं। पहला, ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण या वर्टिकल डिवोल्यूशन। वर्टिकल डिवोल्यूशन। हाँ, इसका मतलब है ये तय करना कि केंद्र सरकार ने जो टैक्स इकट्ठा किए हैं उनके डिविजिबल पूल, मतलब वो हिस्सा जो राज्यों के साथ बांटा जा सकता है, उसमें से कुल कितना प्रतिशत सभी राज्यों को मिलाकर दिया जाए। अच्छा, जैसे 14वें वित्त आयोग ने कहा था 42% दिया जाए। हाँ, बिल्कुल। और 15वें वित्त आयोग ने इसे 41% पर रखने की सिफारिश की थी। वो इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे, तो उनके लिए अलग से व्यवस्था करनी थी। समझ गई। ठीक है, तो ये तय हो गया कि केंद्र से राज्यों को कुल कितना मिलेगा। अब दूसरा हिस्सा क्या है? दूसरा और शायद ज्यादा जटिल हिस्सा है क्षैतिज हस्तांतरण या हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। एक बार ये तय हो गया कि राज्यों को कुल मान लीजिए 41% मिलेगा, तो अगला बड़ा सवाल ये है कि इस 41% को अलग अलग राज्यों, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, सब में कैसे बांटा जाए। भाई, किस राज्य को कितना हिस्सा मिले, इसी बंटवारे का फॉर्मूला तय करना ही क्षैतिज हस्तांतरण है। और यहीं पर सबसे ज्यादा खींचतान होती होगी, है ना? क्योंकि हर राज्य चाहेगा कि उसे ज्यादा हिस्सा मिले। बिल्कुल, यहीं पर सबसे ज्यादा बहस और मतभेद उभरते हैं। आयोग ये बंटवारा कई मानदंडों, कई क्राइटेरिया के आधार पर करता है, जैसे राज्य की जनसंख्या कितनी है, पॉपुलेशन, क्षेत्रफल कितना है, एरिया, जंगल कितने हैं, फॉरेस्ट कवर, आय असमानता कितनी है, इनकम डिस्टेंस, मतलब सबसे अमीर राज्य से कोई राज्य कितना पीछे है, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन कैसा रहा है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस यानी जनसंख्या नियंत्रण में कैसा काम किया, और राज्य ने खुद टैक्स जुटाने में कितनी कोशिश की है, टैक्स एफर्ट। अरे हाँ, लेकिन इन मानदंडों पर तो विवाद होता ही होगा। मैंने भी सुना है कि दक्षिण के राज्य अक्सर जनसंख्या वाले मानदंड पर आपत्ति जताते हैं। आपने सही सुना है, ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। दक्षिण के राज्य और कुछ अन्य राज्य भी ये तर्क देते हैं कि भाई, हमने दशकों तक जनसंख्या नियंत्रण की राष्ट्रीय नीति का पालन किया, अपनी आबादी स्थिर की और देश की अर्थव्यवस्था में ज्यादा योगदान दिया। लेकिन जब बंटवारे में जनसंख्या को ज्यादा वजन दिया जाता है, तो उन्हें लगता है कि उन्हें उनके अच्छे काम की सजा मिल रही है और ज्यादा आबादी वाले राज्यों को फायदा हो रहा है। ये फिस्कल फेडरलिज्म की एक वास्तविक दुविधा है। वाकई ये तो बहुत जटिल संतुलन साधना पड़ता होगा। अच्छा, टैक्स बंटवारे के अलावा और क्या काम है आयोग के? दूसरा अहम काम है सहायता अनुदान, ग्रांट्स इन एड के सिद्धांत तय करना। टैक्स में हिस्सा मिलने के बाद भी कुछ राज्यों के पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होता। अच्छा, ऐसे राज्यों की मदद के लिए आयोग यह सिफारिश करता है कि भारत के संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उन्हें कितनी और किस आधार पर अतिरिक्त सहायता दी जानी चाहिए। ये अनुदान राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए हो सकते हैं, किसी खास क्षेत्र के विकास के लिए, या अच्छे प्रदर्शन के आधार पर भी हो सकते हैं। और क्या स्थानीय निकायों जैसे पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए भी कुछ भूमिका है? हाँ, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद ये एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जुड़ गई। अब आयोग राज्य की संचित निधि को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी सुझाव देता है, ताकि राज्य अपने यहाँ की पंचायतों और नगर पालिकाओं को ज्यादा संसाधन दे सकें। आयोग ये सुझाव राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों को ध्यान में रखकर देता है। इससे क्या होता है कि वित्तीय विकेंद्रीकरण जमीनी स्तर तक पहुंचता है। और कोई काम? इनके अलावा अगर राष्ट्रपति देश की वित्तीय सेहत के हित में कोई और मामला आयोग को सौंपते हैं, तो आयोग उस पर भी अपनी सिफारिशें दे सकता है। ठीक है, तो आयोग ये सारे काम करके, सबसे सलाह मशवरा करके एक रिपोर्ट तैयार करता है। फिर उस रिपोर्ट का क्या होता है? क्या वो सीधे लागू हो जाती है? नहीं, प्रक्रिया थोड़ी लंबी है। महीनों के गहन विचार विमर्श और विश्लेषण के बाद आयोग अपनी सिफारिशों वाली रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। फिर आता है अनुच्छेद 281 का रोल।
इसके तहत राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को और सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की है उसके एक व्याख्यात्मक ज्ञापन यानी एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम के साथ संसद के दोनों सदनों में रखवाते हैं। ये व्याख्यात्मक ज्ञापन क्या होता है? इसमें क्या होता है? ये बहुत जरूरी दस्तावेज है। इसमें सरकार बताती है कि उसने आयोग की कौन-कौन सी सिफारिशें मानी हैं और अगर कोई सिफारिश नहीं मानी है तो क्यों नहीं मानी, उसके कारण क्या हैं, ये सब बताना पड़ता है। अच्छा, अब आता है सबसे बड़ा सवाल। क्या सरकार के लिए इन सिफारिशों को मानना अनिवार्य है? क्या ये कानूनी रूप से बाध्यकारी है, मतलब बाइंडिंग है? यहीं पर एक महत्वपूर्ण नुक्ता है, समझने वाला। संविधान के अनुसार वित्त आयोग की सिफारिशें केवल सलाहकारी हैं, एडवाइजरी हैं, बाध्यकारी नहीं। मतलब कानूनी तौर पर केंद्र सरकार इन्हें मानने के लिए मजबूर नहीं है। तो फिर इनका इतना वजन क्यों है? अगर सरकार मानने को बाध्य नहीं है, तो क्यों लगभग हमेशा सरकारें, खासकर टैक्स बंटवारे वाली जो मुख्य सिफारिशें हैं, उनको मान लेती हैं? ये बात थोड़ी हैरान करती है मुझे। ये वाकई एक मुख्य बात है और इसके पीछे कानूनी बाध्यता न होते हुए भी कह सकते हैं कि 3 बड़े कारण हैं। पहला, संवैधानिक गरिमा और विश्वसनीयता। वित्त आयोग कोई आम कमेटी नहीं है, बल्कि संविधान द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र, विशेषज्ञ और अर्धन्यायिक संस्था है। इसकी सिफारिशें महीनों के शोध और सबकी राय जानने के बाद आती हैं। जैसा कि चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर पीवी राजमन्नार, उन्होंने भी कहा था कि सरकार को बिना किसी ठोस कारण के इन्हें खारिज नहीं करना चाहिए। और दूसरा कारण? दूसरा है राजनीतिक जवाबदेही। जब सरकार रिपोर्ट और अपना एक्शन टेकन रिपोर्ट संसद में रखती है तो वो सार्वजनिक हो जाती है। अब अगर सरकार बिना वाजिब कारण बताए सिफारिशें ठुकरा दे तो उसे संसद और जनता दोनों की आलोचना झेलनी पड़ सकती है। उस पर मनमानी करने या राज्यों के साथ भेदभाव करने का आरोप लग सकता है। और तीसरा, शायद सबसे अहम कारण। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण है संघीय विश्वास, फेडरल ट्रस्ट। वित्त आयोग को केंद्र और राज्यों के बीच एक निष्पक्ष पंच माना जाता है। इसकी सिफारिशों को मानना केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में स्थिरता और भरोसा बनाए रखने के लिए जरूरी है। अगर केंद्र इन्हें बार बार नजरअंदाज करने लगे तो जाहिर है राज्यों का भरोसा टूटेगा, जो देश के संघीय ढांचे के लिए ठीक नहीं है। मतलब कानूनी तौर पर बाध्यकारी न होते हुए भी इसमें इतनी संवैधानिक, नैतिक और राजनीतिक शक्ति है कि इसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। ये तो वाकई राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र हुआ। बिल्कुल, ये शब्द इसकी भूमिका को बहुत अच्छे से दर्शाता है। लेकिन ये संतुलन चक्र हमेशा एक जैसा नहीं रहा है। इसकी भूमिका में भी बदलाव आए हैं समय के साथ। जैसे कि? क्या पहले कोई और संस्था भी थी जो ये काम करती थी या इसमें दखल देती थी? हाँ, कई दशकों तक वित्त आयोग के समानांतर एक और बहुत शक्तिशाली संस्था थी, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। लेकिन 2015 में योजना आयोग खत्म हो गया और नीति आयोग आ गया। उसका क्या असर पड़ा? उसका बहुत बड़ा असर पड़ा। नीति आयोग मुख्य रूप से एक थिंक टैंक है। उसके पास अनुदान बांटने की वो वित्तीय शक्ति नहीं है जो योजना आयोग के पास थी। इससे राज्यों को पैसा देने का वो जो विवेकाधीन रास्ता था वो लगभग बंद हो गया। नतीजतन केंद्र से राज्यों को धन हस्तांतरण के लिए वित्त आयोग अब पहले से कहीं ज्यादा केंद्रीय और महत्वपूर्ण हो गया है। तो योजना आयोग वाली चुनौती तो खत्म हुई, पर क्या अब वित्त आयोग के सामने नई चुनौतियां नहीं है, जैसे जीएसटी का आना? हाँ, बिल्कुल नई और जटिल चुनौतियां हैं। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का लागू होना एक बहुत बड़ा बदलाव था। शुरुआत में इसकी कई दरों 0%, 5%, 12%, 18%, 28% और उसकी जटिलता को लेकर काफी बहस हुई थी। राज्यों को भी चिंता थी कि उनके टैक्स लगाने के अधिकार कम हो गए हैं। लेकिन जीएसटी परिषद इसमें बदलाव तो करती रहती है ना? हाँ, जीएसटी परिषद, जिसमें केंद्र और सभी राज्य शामिल हैं, वो लगातार फीडबैक के आधार पर सुधार कर रही है। कई चीजें ऊंचे स्लैब से नीचे लाई गई हैं। लेकिन जीएसटी के आने से केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स राजस्व का बंटवारा कैसे हो, ये वित्त आयोग के लिए एक नया समीकरण बन गया है। जीएसटी के अलावा और कोई बड़ी चुनौती आजकल? एक और बड़ा मुद्दा है उपकर और अधिभार का, सेसेस एंड सरचार्जेस। ये ऐसे टैक्स हैं जो केंद्र सरकार किसी खास मकसद के लिए लगाती है और इनसे मिलने वाला पैसा राज्यों के साथ बांटने वाले विभाज्य पूल, डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं बनता। मतलब ये पैसा पूरा का पूरा केंद्र के पास ही रहता है। हाँ, और राज्यों की शिकायत यह है कि हाल के वर्षों में केंद्र सरकार उपकर और अधिभार का इस्तेमाल ज्यादा करने लगी है। इससे होता क्या है कि डिविजिबल पूल छोटा हो जाता है और राज्यों को मिलने वाला हिस्सा कम हो जाता है। ये केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में तनाव का एक बड़ा कारण है।
यानी वित्त आयोग का काम तो लगातार मुश्किल होता जा रहा है। उसे इन नई हकीकतों के बीच संतुलन साधना पड़ रहा है। हाल के 15वें वित्त आयोग के अनुभव से शायद ये और साफ होगा। बिल्कुल। श्री N.K. सिंह की अध्यक्षता वाले 15वें वित्त आयोग का काम वाकई बहुत चुनौतीपूर्ण था। उसे जीएसटी लागू होने के बाद और फिर कोविड-19 महामारी के भयानक आर्थिक असर के बीच अपनी सिफारिशें देनी थीं। इसलिए उसने 2 रिकॉर्ड दी। इसकी मुख्य सिफारिशें क्या थीं, खासकर टैक्स बंटवारे पर? ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण यानी वर्टिकल डिवोल्यूशन में, जैसा हमने पहले बात की, इसने राज्यों का हिस्सा 41% रखने की सिफारिश की। क्षैतिज हस्तांतरण हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन के लिए इसने कई मानदंडों का इस्तेमाल किया, जैसे आय दूरी 45%, वजन, जनसंख्या 15%, क्षेत्रफल 15%, वन 10%, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन 12.5% और कर प्रयास 2.5%। लेकिन इसी आयोग के समय जनगणना के आंकड़ों को लेकर बड़ा विवाद हुआ था, है ना? सुना था मैंने। हाँ, वो सबसे बड़ा विवाद था। पहले के कई आयोग राज्यों के बीच बंटवारे के लिए 1971 की जनगणना के आंकड़े इस्तेमाल कर रहे थे। इसका लॉजिक ये था कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया है, उन्हें नुकसान न हो। लेकिन 15वें वित्त आयोग को उसकी कार्य शर्तों टर्म्स ऑफ रेफरेंस में 2011 की ताज़ा जनगणना इस्तेमाल करने को कहा गया। इसका तो दक्षिण के राज्यों ने कड़ा विरोध किया होगा, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया था। जबरदस्त विरोध हुआ। उनका तर्क था कि भाई, दशकों की मेहनत के बाद अब नई जनगणना का इस्तेमाल करना तो हमें सजा देने जैसा है और इससे ज्यादा आबादी वाले राज्यों को फायदा होगा। ये संघीय भावना के खिलाफ था। तो आयोग ने इस मुश्किल स्थिति से निकलने का क्या रास्ता निकाला? कैसे संभाला इसे? आयोग ने संतुलन बनाने की कोशिश की। उसने जनसांख्यिकीय प्रदर्शन यानी डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस नाम का एक नया मानदंड जोड़ा और उसे 12.5% का अच्छा खासा वजन दिया। ये उन राज्यों को पुरस्कृत करता है जिनका प्रजनन दर, फर्टिलिटी रेट कम है, मतलब जनसंख्या के आकार के साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास को भी महत्व दिया गया। वाह! ये पूरा मामला दिखाता है कि वित्त आयोग का काम सिर्फ हिसाब किताब लगाना नहीं है, बल्कि कितने गहरे राजनीतिक और सामाजिक संतुलन साधने पड़ते हैं। एकदम सही कहा। 15वां वित्त आयोग सिर्फ अपनी आर्थिक सिफारिशों के लिए ही नहीं, बल्कि भारतीय संघवाद की इन जटिलताओं को संभालने के अपने प्रयासों के लिए भी याद रखा जाएगा। तो इस पूरी चर्चा से ये साफ है कि वित्त आयोग सिर्फ केंद्र और राज्यों में टैक्स का पैसा बांटने वाली एजेंसी नहीं है। ये भारतीय राजकोषीय संघवाद का वो संतुलन चक्र है जो संवैधानिक सिद्धांतों, राजनीतिक हकीकतों और बदलती आर्थिक जरूरतों के बीच तालमेल बिठाता है। हाँ, हमने देखा कि कैसे इसकी बनावट, सदस्यों की योग्यताएं और काम करने का तरीका इसे एक खास संवैधानिक दर्जा देते हैं। अनुच्छेद 280 और 281 इसके आधार हैं। इसका अर्धन्यायिक होना और सबसे राय लेकर काम करना इसकी विश्वसनीयता को मजबूत करता है। और जैसा हमने समझा, भले ही सिफारिशें कानूनी तौर पर बाध्यकारी ना हों, पर संवैधानिक गरिमा, राजनीतिक जवाबदेही और संघीय भरोसे के चलते सरकारें आमतौर पर इन्हें मानती हैं। और योजना आयोग के जाने के बाद तो इसकी भूमिका और भी बढ़ गई है। हालांकि जीएसटी, उपकर और अधिभार जैसी नई चुनौतियां लगातार सामने आ रही हैं, जिनसे इसे निपटना होगा। बिल्कुल। 15वें वित्त आयोग का उदाहरण, खासकर वो जनगणना वाला विवाद, दिखाता है कि काम कितना नाजुक है। उसे न सिर्फ आर्थिक गणित लगानी होती है, बल्कि गहरे राजनीतिक और सामाजिक संतुलन भी साधने होते हैं। जनसांख्यिकी प्रदर्शन जैसे मानदंड को शामिल करना इसी संतुलन की कोशिश थी। ये सब जानना हम सबके लिए जरूरी है, क्योंकि वित्त आयोग जो भी फैसला करता है, उसका सीधा असर राज्यों के पास आने वाले पैसे पर पड़ता है, जिससे उनकी विकास योजनाएं चलती हैं और अंततः हम नागरिकों तक सुविधाएं पहुंचती हैं। ये केंद्र राज्य संबंधों की सेहत तय करता है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते सोचने के लिए, जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बदल रही है, नई चुनौतियां आ रही हैं, जलवायु परिवर्तन है, डिजिटल इकोनॉमी का विस्तार है, तो भविष्य के वित्त आयोगों को किन नई कसौटियों पर खरा उतरना होगा? संसाधनों के बंटवारे में किन नए नैतिक और आर्थिक सवालों पर विचार करना होगा? ये सोचने वाली बात है ना? वाकई ये गहरी पड़ताल ई-ऑडियो FM के YouTube वीडियो से मिली जानकारी पर आधारित थी। सीखते रहिए, सोचते रहिए।